Hello students, next topic is find structure in alpha spectrum. ने आर्टिकल किया था एनर्जेटिक्स ऑफ अल्फा डीके और ये देखा था कि जब पेरेंट न्यूक्लियस एक्स अल्फा पार्टिकल का एमिशन करता है विच इज़ हीलियम न्यूक्लियस, तो यहाँ क्या है डॉटर न्यूक्लियस विद लेस मास नंबर एंड लेस एटॉमिक नंबर, और इसके साथ क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ होती है। और ये क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके इक्वल थी, दिस क्यू, ये क्यू वैल्यू किसके इक्वल थी, जितना यहाँ मास डिफेक्ट था। तो ये मास डिफेक्ट किसके इक्वल है, इनिशियल और फाइनल का देखें तो ये एम एक्स माइनस एम वाई प्लस में मास ऑफ अल्फ़ा, और अगर इसे सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। तो यहाँ जितनी रेस्ट मास एनर्जी का यहाँ डिफरेंस था दैट इज़ अपीयर्स एज ए क्यू वैल्यू। और ये क्यू वैल्यू कैसे अपीयर होती है, दिस अपीयर्स एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये क्यू एनर्जी किसकी इक्वल थी, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। और इसके साथ हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था, दैट एग्जाम्पल वाज रेडियम 222 कि जिसका जो एटॉमिक नंबर था वो 86 था। तो इसके केस में अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होता है तो क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक्सपेरिमेंटली इवेलुएट की गई थी वो किसके इक्वल थी, 5.587 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल थी। और ये क्यू वैल्यू से हमने क्या इवेलुएट की थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो कि किसकी इक्वल थी, A-4 ओवर में A इंटू में Q, और ये वैल्यू किसकी इक्वल आई थी, दिस वाज इक्वल टू 5.486 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल थी। तो यहाँ से क्या पता लगा कि जो 95 और 95% जो एनर्जी है किसकी, जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है दैट इज़ बीइंग शेयर्ड बाय अल्फ़ा पार्टिकल, और जो डॉटर न्यूक्लियस था इसके पास कितनी एनर्जी थी, दिस इज 0.101 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी। तो यहाँ से हमने क्या निकाली थी, एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। और इसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटली भी देखा था किससे, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोग्राफ की हेल्प से, जिसमें हम क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटली पार्टिकल की एनर्जी इवेलुएट कर सकते हैं। तो अगर हम ये एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है अल्फ़ा पार्टिकल की, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें इस तरह से किसके बीच में, कि अगर एक्स एक्सिस पर क्या ले लें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एमिटेड पर यूनिट टाइम। तो अगर ये ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये ग्राफ किस तरह से आ रहा था, दिस वाज लाइक अ सिंगल लाइन। ये ग्राफ इस तरह से एक पर्टिकुलर एनर्जी पे सिंगल लाइन ऑब्जर्व हो रही थी। तो इस ग्राफ से ये जो हमें वेरिएशन ऑब्जर्व हो रही है, इससे क्या ऑब्जर्व होता है, फर्स्ट तो इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एनर्जी स्पेक्ट्रम। और इस एनर्जी स्पेक्ट्रम से क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि आप देखें कि जो एक्स एक्सिस पे वाई वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वाई एक्सिस पर चेंज हो रही है, मींस जो जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं इन सब की एनर्जी क्या है, सेम एनर्जी है। तो इट मीन्स एनर्जी स्पेक्ट्रम से हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन करते हैं, ये पार्टिकल्स क्या है, मोनो एनर्जेटिक पार्टिकल हैं, दीज आर मोनो एनर्जेटिक पार्टिकल्स। और अगर हम रियल स्पेक्ट्रा देखें तो यहाँ सिंगल लाइन ऑब्जर्व होने के बजाय हमें कुछ स्मॉल विड्थ मिलती है, दैट इज़ ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये ग्राफ जो ये स्पेक्ट्रा है ये कुछ इस तरह से आता है कि यहाँ क्या है, एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिटेड पर यूनिट टाइम। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे सेंटर्ड है और हमें कुछ इस तरह से इसकी विड्थ मिलती है, दैट इज़ ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये क्या शो करता है कि जो पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं ये पार्टिकल्स क्या हैं, मोनो एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं।
बट विद द एनहांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड हाई प्रिसीजन मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोग्राफ ये ऑब्जर्व हुआ कि ये जो अल्फ़ा रे एनर्जी स्पेक्ट्रम है ये सिंगल लाइन ना होके दिस इज़ क्लोजली स्पेस्ड ग्रुप ऑफ लाइंस हैं, कि ये क्या है, क्लोजली स्पेस्ड ग्रुप ऑफ लाइंस है। जैसे कि अगर हम किसका एग्जांपल देखें, सपोज अगर हम थोरियम 232 का एग्जांपल देखें तो थोरियम 232 के केस में हमें दो एनर्जी लाइंस मिलती हैं। फर्स्ट इज़ सेंटर्ड एट 3.994 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरी जो लाइन मिल रही है वो 3.936 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है। तो ये क्या है, क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लाइंस है। और अगर हम इसे प्लॉट करें तो ये स्पेक्ट्रम, अगर हम लाइन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में प्लॉट करें तो ये कुछ इस तरह से आएगा कि मे बी इनकी जो इंटेंसिटी है वो समवट एक दूसरे थोड़ी कम होगी। तो यहाँ क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और इस तरफ एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। तो ये क्या है, दीज आर क्लोजली स्पेस्ड लाइंस। और अगर इसे इस तरह से प्लॉट करें गॉसियन शेप में तो ये हमें किस तरह से मिलता है, कुछ इस तरह से स्पेक्ट्रम मिलता है, विच इज़ सेंटर्ड एट अ एनर्जी वैल्यू दिस। तो ये जो क्लोजली स्पेस्ड लाइंस मिल रही हैं किसकी, एक पर्टिकुलर सिंगल लाइन ना होके क्लोजली स्पेस्ड लाइन मिल रही हैं, इस तरह की जो अल्फ़ा लाइंस मिलती हैं इसे क्या बोलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ़ा रे स्पेक्ट्रा। और अगर हम एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर थोरियम 280 का एग्जांपल देखें कि इस केस में जो एनर्जी लाइंस मिल रही थी, इस केस में 4 एनर्जी लाइंस मिल रही थी विच वो सेंटर्ड एट 4.632 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वन लाइन इज़ एट 1.4165 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, another is at 4.471 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो फोर्थ लाइन थी दैट वाज सेंटर एट 4.436 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये क्या है, क्लोजली स्पेस्ड लाइंस हैं। तो ये किस तरह से स्पेक्ट्रा हमें मिलता है कि ये एक पर्टिकुलर लाइन स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से ऑब्जर्व होता है। तो ये जो स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व हो रहा है लाइन स्पेक्ट्रा, इसे क्या बोलते हैं, दिस इज़ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ़ा रे स्पेक्ट्रम। मीन्स कि क्या है कि मोनो एनर्जेटिक सिंगल लाइन ना होके हमें क्या मिल रही हैं, क्लोजली स्पेस्ड मोनो एनर्जेटिक ग्रुप ऑफ अल्फ़ा लाइंस ऑब्जर्व हो रही हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ़ा रे। क्लियर। इसी तरह जैसे कि हम और एग्जांपल देखें, जैसे कि एग्जांपल है रेडियो एक्टीनियम एलिमेंट है, इससे जो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होता है, इसके केस में 11 ग्रुप ऑफ मोनो एनर्जेटिक्स अल्फ़ा रे लाइंस ऑब्जर्व की गई एक्सपेरिमेंटली। तो इससे ये पता लगा कि ये सिंगल लाइन ना होके क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लाइंस ऑब्जर्व हो रही हैं। तो इसे क्या बोलते हैं हम, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ़ा रे स्पेक्ट्रम। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि ऐसा क्यों है कि हमें इस तरह से क्लोजली स्पेस्ड मोनो एनर्जेटिक क्लोजली स्पेस्ड लाइंस ऑब्जर्व हो रही हैं। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, सेम जो ये इस प्रॉब्लम को उन्होंने जो क्लोजली स्पेस लाइंस ऑब्जर्व हो रही हैं इसे किससे रिलेट किया, एटॉमिक स्पेक्ट्रा से। बोहर ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा दिया था हाइड्रोजन के लिए। बोहर आप स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं एटम्स के केस में, तो एटम्स के केस में एनर्जी स्पेक्ट्रम किस तरह से होता है कि एटम के केस में हम ये बताते हैं कि उसमें डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं। कि ये डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में कि जब
कोई पार्टिकल, या हम ये बोलें कि ये इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करता है, और यहाँ एक्साइटेड स्टेट में इसका लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट है, और कुछ टाइम के बाद ये क्या करता है, फिर से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करता है और फोटोन एमिट करता है। तो उन्होंने इस फाइन स्ट्रक्चर को, जो ये फाइन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हो रहा था किसके केस में, अल्फ़ा पार्टिकल के केस में, इसको एटम के एटॉमिक स्पेक्ट्रा के साथ रिलेट करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और उन्होंने बताया कि जिस तरह से एटम्स के केस में डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं, इसी तरह न्यूक्लियस के केस में भी डिस्क्रीट न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स होते हैं, कि जिसके कारण हमें ये इस तरह से फाइन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हो रहा है। तो फर्स्ट इन 1930 साइंटिस्ट थे रोजेनबल्म, जिन्होंने किसके लिए, थोरियम सी एलिमेंट के लिए स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया था। थोरियम सी क्या है, इसका मॉडर्न नेम क्या है, बिस्मिथ 212 विद एटॉमिक नंबर 83। उन्होंने इसको जो फाइन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हो रहा था, इसके लिए क्या किया, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स को एक्सप्लेन किया। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि ये न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स इसमें किस तरह से थे, और फिर देखेंगे कि ये कैसे फाइन स्ट्रक्चर को, या फिर इस जो हमने स्पेक्ट्रम, ये डीके स्कीम बनाई है, ये एनर्जी लेवल्स बनाए हैं, अल्फ़ा पार्टिकल कैसे हेल्प करता है इन एनर्जी लेवल्स की को एक्सप्लेन, इनके पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ करने में। तो आप फर्स्ट देखें, उन्होंने बोला कि ये जो हमें एनर्जी फाइन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हो रहा है, मे बी ये इसलिए ऑब्जर्व हो रहा है क्योंकि जिस तरह से एटम्स में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं, इसी तरह न्यूक्लियर के भी डिस्क्रीट न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो जब जो पेरेंट न्यूक्लियस है, ये पेरेंट न्यूक्लियस एक्स ट्रांजिशन करता है, कैसे, फ्रॉम बाय द एमिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल टू डॉटर न्यूक्लियस की जब ट्रांजिशन करता है। अगर ये पेरेंट न्यूक्लियस जब डॉटर न्यूक्लियस में ट्रांजिशन करता है, और ये डॉटर न्यूक्लियस अगर ग्राउंड स्टेट में ना होकर एक्साइटेड स्टेट में हो, तो एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करने की वजह से हमें क्या ऑब्जर्व होता है, फाइन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होता है। अब ऐसा क्यों, आप यहाँ देखें इस डायग्राम में कि यहाँ क्या है, दिस इज़ थोरियम सी विच इज़ बिस्मिथ 212। ये क्या कर रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन करने के बाद टाइटेनियम 208 में कन्वर्ट हो रहा है, और टाइटेनियम 208 में जब ये ट्रांजिशन करता है, तो यहाँ इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी शो की हुई है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कितनी एनर्जी के अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ एमिट हो रहे हैं। तो आप इस डीके स्कीम को ना देखें, आप ये देखें कि जस्ट ये जो ट्रांजिशन हो रही है, ये ट्रांजिशन किस में हो रही है, टाइटेनियम 208 में ट्रांजिशन हो रही है। तो आप यहाँ देखें कि जब ये ट्रांजिशन करता है पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में, तो यहाँ कितनी एनर्जी के अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। फर्स्ट अगर देखें तो ये कितनी एनर्जी का है, 6.169 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 697। नेक्स्ट इज 6169 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेक्स्ट 5.871 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेक्स्ट 5.727 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अल्फ़ा पार्टिकल विद एनर्जी 5.707 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सपोज कि अगर बिस्मिथ अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन करने के बाद जब टाइटेनियम में डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, और डॉटर न्यूक्लियस अगर ग्राउंड स्टेट में हो, तो उस केस में जो अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी एमिट होनी चाहिए थी, वो कितनी होनी चाहिए थी, 6.1697 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होनी चाहिए थी। और यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी भी लिखी है कि ये यहाँ 27% प्रोबेबिलिटी है कि ये जो ट्रांजिशन जब होगी, तो जो डॉटर न्यूक्लियस होगा वो ग्राउंड स्टेट में लाई करेगा। बट सपोज कि अगर अल्फ़ा पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में ना होके जो डॉटर न्यूक्लियस है वो ग्राउंड स्टेट में ना होके एक्साइटेड स्टेट में लाई करे, तो कितनी एनर्जी का अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होगा, यहाँ 5.707 एनर्जी का जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो एमिट होगा। हमने जब आर्टिकल स्टार्ट किया था तो देखा था कि जितना भी ये मास में डिफरेंस होता है, ये कैसे अपीयर होता है, दैट अपीयर्स एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। और हमने ये केस भी देखा था। इस केस में क्या है कि जो डॉटर न्यूक्लियस है ये किस में है, ग्राउंड स्टेट में है। तो अगर सपोज करो इतने अमाउंट की एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और इसमें से कुछ एनर्जी क्या ले रहा है, डॉटर न्यूक्लियस ले रहा है, और कुछ बाकी जो एनर्जी है, रेस्ट ऑफ एनर्जी, वो किसके पास है, अल्फ़ा पार्टिकल के पास है। बट अगर अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन के बाद जो डॉटर न्यूक्लियस है वो ग्राउंड स्टेट में ना होके एक्साइटेड स्टेट में
ट्रांजिशन करे तो उस केस में जो पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होगा उसकी एनर्जी जो ग्राउंड स्टेट में अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हो रहा है उससे कम होगी। क्लियर। आप ये देखें कि अगर अल्फ़ा पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में जब डॉटर न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में है और जो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद कि अगर पेरेंट न्यूक्लियस ट्रांजिशन कर रहा है डॉटर न्यूक्लियस में और डॉटर न्यूक्लियस किस में लाई कर रहा है एक्साइटेड स्टेट में, तो इट मीन्स जो क्यू वैल्यू रिलीज हो रही है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसमें से कुछ ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके पास जा रही है डॉटर न्यूक्लियस के पास, और जितनी ज़्यादा इसके पास जाएगी उतनी ही लेस हो जाएगी किसके पास अल्फ़ा पार्टिकल के पास। तो आप यहाँ से देखें कि सपोज अगर हम एक्सपेरिमेंटली इन एनर्जी वैल्यूज़ को क्या कर लें इवेलुएट कर लें और ये देखें कि मैक्सिमम जो वैल्यू हो रही है कि अगर ये ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट में हो रही है तो उस केस में ये एनर्जी वैल्यू होनी चाहिए, और अगर एक्साइटेड स्टेट में हो रही है सपोज यहाँ से देखें ये 0 है, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, तो अगर ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा है तो उस केस में एनर्जी की वैल्यू इतनी ऑब्जर्व हो रही है। क्लियर। तो अब यहाँ से अगर इन दोनों एनर्जी वैल्यूज़ का डिफरेंस लिया जाए तो ये डिफरेंस कितना होगा, ये डिफरेंस ग्राउंड स्टेट और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के एनर्जी के बीच का डिफरेंस होगा। अगर हम किस तरह से फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें, इस तरह से कि जैसे एटम में एनर्जी लेवल्स होते हैं इसी तरह एनर्जी लेवल्स किस में प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियस के भी एनर्जी लेवल्स हैं। तो हम अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी को ऑब्ज़र्व करके डॉटर न्यूक्लियस की एनर्जी लेवल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कि आप यहाँ से देखें कि अगर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में आएगा और इसको अगर कंपेयर करें ग्राउंड के साथ तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा दैट विल बी द फोर्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। इसी तरह आप यहाँ से देखें ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा है और ये ग्राउंड, अगर इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस हम देखें तो ये क्या बताएगा कि ग्राउंड के बाद थर्ड एक्साइटेड स्टेट कितनी एनर्जी पे लाई कर रही है 0.47 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। तो इस तरह से अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी ऑब्जर्व करके हम क्या बता सकते हैं, हम न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स किसके एक्सप्लेन कर सकते हैं, डॉटर न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी के साथ अपार्ट फ्रॉम दिस अल्फ़ा पार्टिकल्स एनर्जी इस तरह देखें कि जब ये डॉटर न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में अल्फ़ा एग्जिस्ट करता है तो इसका एक्साइटेड स्टेट में लाइफ टाइम बहुत कम होता है और ये बहुत कम टाइम के लिए एक्साइटेड स्टेट में रिजाइड करता है, और कुछ टाइम के बाद जैसे ही ये और कुछ टाइम के बाद ये क्या करता है ट्रांजिशन करता है टू लोअर एनर्जी स्टेट। तो जब ये ट्रांजिशन करता है लोअर एनर्जी स्टेट पे तो यहाँ पर एनर्जी एमिट करता है, विद दैट एनर्जी इज़ गामा फोटोन्स। जैसे कि हम एटम्स के केस में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड एनर्जी स्टेट से ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आता है तो वो फोटोन एमिट करता है। यहाँ पर जो फोटोन एमिट हो रहा है दैट इज़ दीज आर गामा फोटोन्स। आप यहाँ से देखें कि अगर हम यहाँ से एमिट होने वाले फोटोन्स की एनर्जी को नोट कर लें और इस एनर्जी से हम क्या बताएं, इसकी डिके स्कीम बताएं। फॉर एग्जांपल कि ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो यहाँ से एमिट होने वाले फोटोन की जो एनर्जी होगी दैट एनर्जी इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी स्टेट ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। इसी तरह से आप यहाँ देखें ये क्या है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, जब ये ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट तो इन दोनों की एनर्जी के बीच में जितना डिफरेंस होगा दैट विल बी कैरिड बाय गामा फोटोन। तो गामा फोटोन की एनर्जी को ऑब्जर्व करके भी हम इस डिके स्ट्रक्चर को इस एनर्जी लेवल्स को डॉटर न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर ये ठीक है कि जो फाइन स्ट्रक्चर हमें ऑब्जर्व हो रहा है वो न्यूक्लियस की एनर्जी लेवल्स की वजह से हो रहा है, तो जो हम एनर्जी लेवल्स किससे बनाएं, अल्फ़ा पार्टिकल्स के थ्रू बनाएं, और जो एनर्जी लेवल्स हम गामा फोटोन्स के थ्रू बनाएं ये दोनों सेम होने चाहिए थे। क्लियर। तो डिफरेंट प्रपोज थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया गया, ये ट्रू था कि जो एनर्जी स्कीम, जो एनर्जी लेवल स्कीम किस डॉटर न्यूक्लियस के लिए अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल के थ्रू बनाएं और जो एनर्जी स्कीम एनर्जी लेवल्स जो ये ड्रॉ किए गए हैं किसके लिए, डॉटर न्यूक्लियस के लिए, उसको अगर हम गामा रे की ट्रांजिशंस के थ्रू बनाएं एक्सप्लेन करें तो ये क्या थी, सेम थी, जिससे ये प्रूव हो रहा था कि ये जो फाइन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हो रहा है किसके केस में, अल्फ़ा रे स्पेक्ट्रम के केस में, ये इसलिए ऑब्जर्व हो रहा है क्योंकि जिस तरह से एटम में एनर्जी लेवल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं उसके
इसी तरह न्यूक्लियस के भी न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स हैं, और अगर पेरेंट न्यूक्लियस जब अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन करता है और डॉटर न्यूक्लियस अगर एक्साइटेड स्टेट में रिजाइड कर रहा है, तो उस केस में जो एमिटेड अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी है वो एक्चुअल जो अगर ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट में करे तो उससे थोड़ी डिफरेंट होती है, जिसके कारण हमें क्या मिलता है, फाइन स्ट्रक्चर मिलता है। मींस हमें क्लोजली स्पेस्ड लाइंस मिलती हैं। अगर हम इन एनर्जी लाइंस को भी ड्रॉ करके एक स्पेक्ट्रम बनाएं इस तरह से, जैसे कि सपोज ये कितनी लाइंस है 1 2 3 4 5, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम किस तरह से बनेगा कि एक मैक्सिमा यहाँ सेंटर्ड होगा जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट हो रहे होंगे, और इसके आसपास ये क्या है, दीज आर क्लोजली स्पेस्ड लाइंस ऑब्जर्व होंगी। ये क्या है, दिस इज फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ़ा रे स्पेक्ट्रा। तो उन्होंने इस तरह से किसको एक्सप्लेन किया, अल्फ़ा स्पेक्ट्रम के फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया कि जिस तरह से एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं, इसी तरह न्यूक्लियस के भी न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स हैं, जिसके कारण क्या ऑब्जर्व हो रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल के जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन करता है तो उसका अगर एनर्जी स्पेक्ट्रम प्लॉट किया जाए तो वो एक सिंगल लाइन ना आने के बजाय हमें फाइन क्लोजली स्पेस्ड लाइंस ऑब्जर्व हो रही हैं। So this is all about fine structure of alpha spectrum.